तो चलिए चैप्टर 8 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए सबसे पहला इसका टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है कि ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ इसे कि ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रो, ये 3 ग्रीक अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का अर्थ होता है 3 और गॉन मतलब होता है भुजा और मेट्रोन मतलब होता है माप। यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा कि त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप। यानी कि त्रिकोणमिति का हिंदी में पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। यानी कि त्रिकोणमिति एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा आप त्रिभुज के एक भुजा मालूम है तो आप दोनों भुजा और जो अज्ञात भुजा ज्ञात कर सकते हैं। खाली आपको कौन एगो ज्ञात होना चाहिए, त्रिभुज की एक भुजा। जैसे मानिए कि आप कहीं टावर है आसपास आपके, वहाँ टहल रहे हैं, यहाँ पर आप हैं, ये टावर है, तो आप टावर की ऊंचाई मालूम है तो आप टावर से कितना दूर है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे टावर है, कोई व्यक्ति टावर के पास खड़ा है या आप ही खड़ा है, इसे टावर से आपका दूरी मालूम है कि 10 मीटर आप दूरी पर हैं टावर से, तो टावर की आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। टावर की बिना लंबाई मापे त्रिकोणमिति एक ऐसा तकनीक है कि टावर पर बिना आप चढ़े टावर कितना ऊंचा है बिल्कुल बता सकते हैं। आपको खाली एंगल, ये वाला एंगल मालूम होना चाहिए कितना डिग्री कोण बन रहा है, वो सब आता है। या आप लोग देखे होंगे जहाँ रोड बनाते हैं, सिविल इंजीनियर जो होता है, चढ़ान को कितना काटना है वो लोग जो मिलाते रहते हैं, एंगल पता करके वो लोग मालूम कर लेता है कि इसको कितना डाउन करना है, कितना हाइट करना है। तो सिविल इंजीनियर जो रोड बनाने वाला है सब त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, कहाँ कितना ऊंचा रखना है, कहाँ कितना डाउन करना है। तो त्रिकोणमिति का यूज पहले के वैज्ञानिक थे प्राचीन में कि पृथ्वी से चांद की दूरी, सूर्य की दूरी या अन्य तारा ग्रह की दूरी पृथ्वी पर बैठे बैठे कैसे ज्ञात कर लेते थे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ऐसे करते थे। या आज भी इंजीनियरिंग में या भौतिक में त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मैथ में तो आधा से ज़्यादा आपको त्रिकोणमिति भरा हुआ है। तो त्रिकोणमिति द्वारा हम यदि टावर की ऊंचाई मालूम है तो टावर से हम कितना दूरी पर हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, या हम टावर से कितना दूरी पर हैं तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। टावर पर बिना चढ़े, टावर की लंबाई बिना मापे बहुत जल्दी से बता सकते हैं। ऐसा त्रिकोणमिति तकनीक है। तो चलिए त्रिकोणमिति का आगे डिफिनेशन लिख देते हैं और इसके बारे में जो भी विशेष बात है आगे पूरा विस्तार से आप लोग को बताते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का परिभाषा लिख दी है। तो देखिए क्या है त्रिकोणमिति का परिभाषा। तो डिफिनेशन लिखे हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के एक भुजा दिया रहेगा और उस भुजा से संबंधित एक कोण दिया रहेगा, तो हम कोई भी भुजा उसको और 2 भुजा का माप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तकनीक को क्या बोला जाता है, त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति द्वारा त्रिभुज का एक कोण है, एक भुजा दिया हुआ है, तो और 2 भुजा को हम माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तकनीक को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। तो देखिए नीचे त्रिकोणमिति का उपयोग भी लिख दिए हैं। इसका उपयोग प्राचीन काल में पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। मतलब पहले का जो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट ही सब, कि पृथ्वी से तारा कितना दूरी पर स्थित है या ग्रह कितना दूरी पर स्थित है। जैसे चांद की दूरी मापा गया तो चांद पर जाकर नहीं मापा गया, नहीं, पृथ्वी से यहाँ इसे त्रिकोणमिति की तकनीक का उपयोग करके मापा गया है। फिर और देखिए आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में अधिकांश इसका उपयोग होता है। तो आज भी बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति का उपयोग इंजीनियरिंग में होता है और फिजिक्स में भी होता है, बहुत अधिकांश। तो देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है से यहाँ नीचे लिख दिए हैं। ट्रिगोनोमेट्री शब्द 3 ग्रीक शब्दों यानी कि ट्राई प्लस गॉन प्लस
मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। मतलब कि त्रिकोणमिति ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम लोग का हिंदी यहाँ त्रिकोणमिति होता है, तो वहाँ ग्रीक में इस प्रकार से तोड़ा गया है, ट्राई प्लस गौन प्लस मेट्रोन। तो देखिए त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री को इससे तोड़ा गया है, ट्राई प्लस गौन प्लस मेट्रोन। तो देखिए ट्राई मतलब 3 होता है, और गौन मतलब भुजा होता है, मेट्रोन मतलब माप होता है। और इसका हिंदी त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। यानी कि त्रिकोणमिति की सहायता से आपको कोई एक भुजा मालूम है तो आप त्रिभुज के अन्य 2 भुजा है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और इसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है या कहते किसको है। तो देखिए चित्र सामने बना है, दोनों चित्र क्या है, एक ही जैसा है। तो कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण। तो यहाँ देखिए ऊपरी वाला में बी 90 डिग्री है, या वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ऊपरी वाला त्रिभुज में भी कोण बी 90 डिग्री है, नीचे वाला भी क्या है 90 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और दो कोण क्या होगा, कोण ए और सी दोनों कोण न्यून कोण होगा, ए या सी दोनों का मान 90 डिग्री से क्या होगा, कम में होगा। तो ए और सी यहाँ न्यून कोण है और बी यहाँ क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज तो जान ही रहे हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए अब कर्ण होता है, कर्ण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको एच से सूचित किया जाता है। तो देखिए कर्ण कहते किसको है, ये आपको त्रिकोणमिति में आधार, कर्ण और लंब चुनना बहुत अनिवार्य है। ये सब आपको मालूम हो गया कि कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं, तब आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए कर्ण बिल्कुल आसान है, कर्ण मतलब चुनना बिल्कुल आसान है कि समकोण के सामने वाला भुजा। तो समकोण के देख रहे हैं सामने कौन है, इसमें एसी, तो यहाँ एसी हो गया कर्ण। नीचे वाला त्रिभुज में समकोण यानी कि बी है समकोण, तो बी के सामने वाला जो भुजा है क्या होगा, कर्ण। तो देखिए कर्ण कैसे चुन लिए बिल्कुल आसानी से। तो समकोण के सामने का जो भुजा आ रहा है वही क्या हुआ, कर्ण हो गया। तो कर्ण को हम लोग बिल्कुल आसानी से चुन लिए कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे एच से सूचित किया जाता है। तो कर्ण को तो हम लोग बिल्कुल आसानी से चुन सकते हैं। अब इसके बाद आता है लंब, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बी से सूचित किया जाता है। देखिए कर्ण चुनना बिल्कुल आसान है, लेकिन लंब और एक होता है आधार, लंब आधार चुनना गड़बड़ी होता है। तो लंब भी अब देखिए दोनों त्रिभुज के लिए लंब अलग अलग होगा। जिससे ऊपर वाला त्रिभुज के लिए चलिएगा कोण ए, ये कोण ए के लिए, तो देखिए जो कोण आपको ज्ञात करना है, जिसे हमको ऊपर वाला त्रिभुज में कोण ए ज्ञात करना है, तो कोण ए के सामने वाला भुजा ही क्या कहलाएगा, लंब। देखिए अब देखिए ऊपर वाला त्रिभुज में कोण ए के लिए लंब हो गया BC, लेकिन वही त्रिभुज नीचे है। अब कोण यहाँ C के लिए चलते हैं, तो कोण C के सामने कौन भुजा है, तो ये है AB। देखिए त्रिभुज एक है दोनों ऊपर और नीचे वाला, लेकिन कोण A के सामने, कोण A को ज्ञात करना है तो कोण A के सामने वाला भुजा होगा लंब। अब नीचे वाला त्रिभुज में देखिए यदि आपको C ज्ञात करना है, कोण C, तो कोण C के लिए हो गया ये लंब AB, मतलब कि जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो देखिए लंब बदल सकता है आपको कोण ज्ञात करने पर, मतलब कि तो ये तो समझ गए लंब। अब चलिए आधार, आधार यानी कि बेस, इसको सूचित करते हैं B से। तो आधार देखिए, आधार उसको बोलते हैं कि न्यून कोण के संलग्न भुजा को, यानी कि बगल वाला भुजा को आधार कहते हैं। तो देखिए कर्ण चुन लिए, कर्ण तो फिक्स है, लंब चुन लिए कि जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने वाला भुजा लंब। तो अब जो बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, ऐसो चुन सकते हैं आधार। तो हो गया क्या हो जाएगा, ये मालूम हो गया
ये हो गया कर्ण, एक कोण ए के लिए, ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा जो बचल है इससे क्या हो जाएगा आधार। दो को चुन लिए तो तीसरा का अपने आप चुन सकते हैं, कर्ण लंब मालूम हो गया, तो एगो बचल है वो क्या हो जाएगा आधार, तो इसमें ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आधार। अब इसमें देखिए कोण सी के लिए कर्ण और लंब मालूम है तो क्या हो जाएगा आधार, या डेफिनेशन से आप ऐसे चुन सकते हैं जिसे आप ई आधार पर नहीं चुनना चाहते हैं तो ऐसे, जिससे कोण एक आधार क्या होगा। तो देखिए ए से जुड़ा हुआ भुजा, मतलब कोण ए ज्ञात करना है तो कोण ए से जो जुड़ा हुआ भुजा है वही आधार कहलाएगा। अब बताइए ए से तो दो भुजा जुड़ा हुआ है, ए से भी जुड़ा हुआ है और ए भी, तो ये तो पहले ही से मालूम है कि ए से हो गया है कर्ण, तो बचा हुआ ही ना है, तो ए से जुड़ा हुआ भुजा का कहलाता है, ए के संलग्न भुजा है, बगल की भुजा है, तो हो गया आपको आधार। जो कोण ज्ञात करना है उससे जुड़ा हुआ भुजा क्या कहलाएगा आधार। अब नीचे वाला में आइए, अब कोण सी के लिए आधार क्या होगा, तो कोण सी से जुड़ा हुआ भुजा कौन है, तो देखिए कोण सी से, देखिए सी से तो जुड़ा हुआ ए सी भी है और बी सी भी है, तो ए सी तो पहले ही से मालूम है कि कर्ण है, तो ये हो जाएगा अब आधार, सी से जुड़ा हुआ ही ना है, तो यानी कि कोण सी के संलग्न भुजा का कहलाएगा आधार। तो चलिए आगे हम आप लोग को समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन, कर्ण लंब आधार, इस सब का आगे डिफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज कर्ण लंब आधार सबका डिफिनेशन बारी बारी से लिख दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्या डिफिनेशन लिखे हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो देखिए ऊपर वाला त्रिभुज में जो है बी क्या है समकोण है 90 डिग्री है, नीचे वाला में भी बी ही क्या है समकोण है, तो यानी कि जो ये त्रिभुज ए बी सी दोनों दिखाई दे रहा है क्या है समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें कर्ण कौन कहलाता है, आधार किसको कहते हैं लंब। तो चलिए सबका डिफिनेशन देखिए बारी बारी से। तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, तो कर्ण का डिफिनेशन देखिए, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसे एच से सूचित किया जाता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए कर्ण किसको बोलते हैं, तो समकोण दिख रही समकोण के सामने ही ना आ रहा है एसी, तो यहाँ कर्ण हो गया आपको एसी। नीचे वाला में भी देखिए 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा आएगा उसी को क्या कहते हैं कर्ण। तो कर्ण को चुनना बिल्कुल आसान है, 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा रहेगा यह सबसे बड़ा भी होता है, यह सबसे बड़ा जो भुजा दिखाई दे रहा है वही क्या कहलाएगा इसमें कर्ण। अब चलिए आगे देखते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो लंब किसको कहेंगे सर, चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की न्यून कोण होगा, खाली न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो देखिए न्यून कोण, तो देखिए तो यहाँ दो त्रिभुज बना है, तो जो कोण ज्ञात करना, जिसे हम लोग ए कोण ज्ञात करना है, तो ए कोण के सामने जो भुजा आ रहा है उसी को क्या कहेंगे लंब, ए के सामने। अब नीचे वाला त्रिभुज में देखिए वही त्रिभुज है सेम, लेकिन हमको अब की कोण सी ज्ञात करना है, तो कोण सी के सामने कौन भुजा आ रहा है, तो देखिए कोण सी के सामने आ रहा है ये भी, तो ये भी हो गया लंब। लेकिन ऊपर वाला त्रिभुज में देखिए, ऊपर वाला त्रिभुज में बी सी लंब है, हमको ए कोण ज्ञात करना है, तो ए के सामने जो भुजा आएगा वही हो जाएगा लंब। नीचे वाला त्रिभुज में हमको सी कोण ज्ञात करना है, तो कोण सी के सामने वाला जो भुजा रहेगा वही हो गया लंब। तो देखिए लंब और आधार है कि दोनों बदले ही रहता है, लेकिन कर्ण जो है फिक्स होता है। तो ऊपर वाला त्रिभुज के लिए लंब हो गया बी सी और नीचे वाला त्रिभुज के लिए लंब हो गया ए बी। मतलब कोण के पर बदलता है, कोण ए के लिए ऊपरी लंब है बी सी, यहाँ कोण सी के लिए लंब है, लेकिन यहाँ कोण ए के लिए करेंगे तो यही है आधार ही क्या हो जाएगा लंब, किसके लिए ए के लिए। तो आधार और लंब बदले रहता है कोण के अनुसार, तो यहाँ ए के लिए लंब है और नीचे सी के लिए ई लंब है। तो चलिए अब आधार का डिफिनेशन देख लीजिए। आधार देखिए लंब को पी से भी सूचित किया जाता है, और साथ में देखिए लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। मतलब जो लंब है
लंब को ऊंचाई भी कहीं कहीं कहा जाता है, जैसे यहाँ BC ऊंचाई है, ऊंचा है, लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। अब चलिए आधार में ये बेसिस, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, इसे B से सूचित किया जाता है। तो देखिए जो कोण ज्ञात करना है उससे जुड़ा हुआ संलग्न मतलब बगल वाला भुजा को ही क्या बोलते हैं, आधार। जिसे देखिए A है तो A के ये तो सामने वाला भुजा हो गया BC, और एक से संलग्न मतलब A से जुड़ा हुआ कौन भुजा है, तो ये देखिए AB है, तो ये भी इसमें आधार हो गया। अब कोण C के लिए देखिए तो जानते हैं कि AC कर्ण हो गया है, तो कोण C से जुड़ा हुआ कौन भुजा है, तो BC है, तो यहाँ BC का हो गया आधार। तो कोण A के लिए आधार यहाँ हो गया AB, मतलब कोण A से जुड़ा हुआ भुजा। अब AC तो देखिए कोण A से AC भी जुड़ा हुआ है, तो AC पहले से मालूम हो गया है कि कर्ण है, तो मतलब A से दो भुजा जुड़ा हुआ है, A से भी जुड़ा हुआ है AB, तो ये तो पहले ही से कर्ण हो गया है। तो अब बचा ही ना, तो A से जुड़ा हुआ भुजा या लगा हुआ भुजा क्या है, आधार हो गया। अब इसमें देखिए C से तो AC भी जुड़ा हुआ है, और C से BC भी भुजा जुड़ा हुआ है, तो AC तो पहले से जानते हैं कर्ण हो गया है, तो C से जुड़ा हुआ भुजा जो बचा BC, तो ये हो गया आधार। तो देखिए लंब और आधार दोनों चेंज हो रहता है, कोण A के लिए आधार हो गया AB, और कोण C के लिए आधार हो गया BC। तो कर्ण देख रहे हैं, कर्ण बिल्कुल फिक्स हो जा रहा है कि समकोण के सामने वाला, लेकिन लंब और आधार बदल ही रहता है कोण के अनुसार। देखिए ये तो जान ही रहे कि A के लिए ये जो ऊपरी वाला चित्र है कोण A के लिए है, और नीचे वाला जो त्रिभुज का चित्र है कोण C के लिए है, लंब आधार जो कर्ण चुने हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। चैप्टर 8 में आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय यूज होने वाला है। ऐसे आप लोग 6 चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए क्या संबंध को दर्शाता है, आप लोग पढ़े थे कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे सिद्ध भी किए होंगे 6 चैप्टर में आप लोग कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो देखिए कर्ण पीछे हम आप लोग के अभी तुरंत बताएं कि कर्ण कैसे चुनना है। तो समकोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा उसको कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को H से सूचित करते हैं। जिसे कोण हमको A ज्ञात करना है, तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब। हमको A ज्ञात करना है तो A के लिए लंब हो गया वो BC, लंब को P से सूचित किया जाता है। अब A के संलग्न भुजा माने A से जुड़ा हुआ भुजा क्या कहलाएगा, आधार। ये दो को चुन लिए तो तीसरा का अपने आप मालूम हो जाएगा, जो बचा हुआ क्या होगा, आधार। कर्ण, अब ये देखिए इसमें कर्ण कौन होगा, तो B के सामने यानी कि हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब कोण इसमें हम C को ज्ञात करना चाहते हैं, तो कोण C के लिए कोण C के सामने जो भुजा आ रहा है वो हो जाएगा लंब। A के लिए होगा आधार, लेकिन कोण C के लिए क्या हो गई, लंब। यानी कि अब कोण C का आधार कौन होगा, तो ये होगा कोण C से जुड़ा हुआ भुजा। तो देखिए जब दो को मालूम हो जाता है तो तीसरा का अपने मालूम कर लेते हैं। कर्ण मालूम हो गया, कोण जो कोण ज्ञात करना उसके सामने वाला भुजा लंब, तो जो बचा हुआ क्या हो गया, आधार। इससे पीछे बता भी दिए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ही बताता है कि कर्ण का स्क्वायर, कोई भी त्रिभुज हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए कर्ण को तो सूचित करते हैं H से, तो H स्क्वायर हो जाएगा, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से, तो यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चाहे तो इस सूत्र और आप बढ़ा सकते हैं ऐसे भी कि हमको P स्क्वायर निकालना है, तो B को इधर भेज देंगे, तो यानी कि P स्क्वायर बराबर अब ऐसे भी लिख सकते हैं
कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर भेज दिए, या बी को इधर ले इधर है, पी को उधर भेज सकते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी को इधर भेज दिए, बी को इधर ले, तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है, मतलब इससे हम और दो सूत्र ऐसे बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब कोण बदलने पर आधार और लंब बदल जाता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। देख रहे हैं, कोण यहाँ ए के लिए चले थे तो लंब भी हुआ था, लेकिन जब कोण सी के लिए चले तो जो लंब था से आधार में बदल गया। तो चाहे तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जिसे कोण ए के लिए लंब, या पहले तो कर्ण चुनते हैं, सॉरी, कर्ण लंब आधार। तो देखिए एच पी आधार को बी, तो कोण ए के लिए कर्ण कौन है, तो कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण हो जा रहा है AC। लंब कौन हो रहा है कोण ए के लिए, तो कोण ए ज्ञात करना है, तो कोण ए के सामने जो भुजा आ जाएगा वही हो जाएगा लंब। तो कोण ए के सामने कौन भुजा आ रहा है, तो ए के सामने आ रहा है BC, तो हो गया BC। अब आधार चुनना है, तो जब दो को मालूम हो गया तो जो बचल है AC BC तो मालूम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो आधार जो बचा हुआ भुजा है, इस तरह से आप चुन लीजिएगा जब इसको हल करेंगे तो। अब इसी तरह से कोण C के लिए चुनना होगा, तो क्या करेगा, तो पहले आधा कर्ण चुन लेंगे, कर्ण तो बिल्कुल चुनना आसान है, H, इसके बाद लंब चुनिएगा यानी कि P, इसके बाद आधार यानी कि B। अब देखिए, अब नीचे वाला त्रिभुज में आएंगे, तो कर्ण तो चुनना बिल्कुल आसान है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण, तो कर्ण हो गया AC। कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदल जाएगा। तो देखिए, लंब कोण C के लिए चल रहे हैं, तो कोण C के सामने जो भुजा आएगा वही क्या हो जाएगा, लंब। तो कोण C के सामने भुजा कौन आ रहा है, AB। अब जो एगो बचा हुआ है तीसरा का, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जो बचा हुआ तो आधार हो जाएगा आपको BC। तो देखिए इसमें चेंज कौन होता है, तो लंब और आधार आपको कोण के अनुसार बदल ही रहता है, लेकिन कर्ण आपको फिक्स रहता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं कि क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफिनेशन लिख दी है, क्या है डिफिनेशन से देखिए, जब एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो समकोण त्रिभुज के लिए है, और उसका जो अनुपात है वो न्यून कोण से संबंधित रहता है, उसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देख रहे समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कोण भी समकोण है, ये तो कर्ण जान रहे कि समकोण के सामने वाला है, और लंब कोण एक के बारे में पढ़ना है, तो एक के सामने वाला लंब हो गया और नीचे वाला ये हो गया आधार। तो मतलब कि कर्ण लंब आधार को हम 6 तरीका से दर्शा सकते हैं। तो देखिए कैसे दर्शा सकते हैं, तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि P/H, इसका मतलब हुआ कि लंब बटा आधार, ये एक तरीका, सॉरी लंब बटा कर्ण एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि पहला अनुपात है कि लंब बटा कर्ण, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम ऐसे इसको भी दर्शा सकते हैं कि आधार में कर्ण से भागा देंगे, तो दूसरा अनुपात हुआ कि आधार बटा कर्ण। इसी तरह से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि P/B यानी कि लंब बटा आधार, ये 3 गो तरीका हुआ। अब तीनों को हम चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, अपोजिट। तो देखिए P/H है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H बटा P, और B/H है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H बटा B, और P/B है, तो इसको अपोजिट हम उल्टा कर सकते हैं इसे कि B बटा P। मतलब कि कर्ण लंब आधार का अनुपात हम
6 तरीकों से कर सकते हैं। तो इसका तो इसी तरह से देखिए, लंब बटा कर्ण को बोला गया साइन, इसको हिंदी में बोलते हैं जया। मतलब कि जब लंब और कर्ण का आधार रहेगा तो उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया साइन, और इसको हिंदी में बोलते हैं जया। तो शॉर्ट में इसको खाली इसे साइन से ई छोड़ देते हैं, साइन से दर्शाते हैं। कोण ए के लिए चल रहे हैं तो साइन ए बराबर पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई एच होता है। यानी कि साइन का निर्माण कैसे हुआ, तो लंब तथा कर्ण के अनुपात को ही साइन नाम दे दिया गया। मतलब ये जो 6 अनुपात है सब के नाम न कुछ नाम दे दिया गया, कि लंब बटा कर्ण रहेगा तो उसको नाम दे दिया गया साइन, और जब आधार बटा कर्ण रहेगा तो उसको नाम दे दिया गया कोसाइन यानी कि कोजिया, और जब लंब बटा आधार रहेगा तो उसका नाम दे दिया गया टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या। और जब देखिए अब इसके यहाँ अपोजिट देखिए, यहाँ जब इसी का अपोजिट उल्टा रहेगा, मतलब कि आधार बटा लंब रहेगा तो इसी का नाम दे दिया कोटेंजेंट यानी कि कोटि स्पर्शज्या। मतलब कि टेन का अपोजिट है, उल्टा है सेकेंड यानी कि ब्यूकोजिया। ब्यूकोजिया किसका हुआ, तो देखिए कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या है, बी बाई एच था तो इसी को एच बाई बी लिख दिए। तो कॉस के अपोजिट कोसाइन है, कोजिया है, तो कोजिया के उल्टा हो गया ब्यूकोजिया यानी कि सेकेंड। अब जब पी बाई एच का अपोजिट किए तो यानी कर्ण बटा लंब रहेगा तो उसके अनुपात को कब बोला गया, तो को सेकेंड यानी कि ब्यू कोजिया, ब्यूजिया मतलब जया के अपोजिट ब्यूजिया। तो इसी तरह से मतलब जो 6 प्रकार का अनुपात है सबका अलग अलग नाम दे दिया गया अनुपात को। तो देखिए ये तो पी बाई एच इसको बोलते हैं ऊपरी वाला के पी को लंब और नीचे वाला के बोलते हैं कर्ण, यानी कि लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन बोलेंगे। अब कोसाइन तो खाली कोस को लिया गया, आई एन ई को छोड़ दिया गया, कॉस ए, तो इसका सूत्र है बी बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो कोसाइन यानी कि कोजिया। टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या, तो टेंजेंट को ऐसे टेन टी एन लिया जाता है, बाकी सबको इतना पर से छोड़ दिया जाता है। तो टेन का शॉर्ट नाम यहाँ यूज कर दिए, टेन ए। कौन ए के लिए चल रहे तो ए लगाते, यदि कौन सी के लिए चलते तो यहाँ सब में सी लगाते। तो टेन ए के सूत्र होता है आधार लंब बटा आधार यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार के अनुपात को टेन कहा गया, यानी कि स्पर्शज्या हिंदी में। मूलतः तीन गो है, अब तीनों का अपोजिट कर देना है। तो देखिए कोटेंजेंट कोटि स्पर्शज्या क्या है, तो टेन का अपोजिट है, मतलब कि बी ऊपरे जाएगा, यानी कि इसको शॉर्ट में COT से दर्शाएंगे, बाकी इतना दूर को छोड़ देंगे, यानी कि कॉट ए बराबर टेन का अपोजिट है, टेन का उल्टा बी ऊपरे जाएगा और पी नीचे आएगा, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि जो आधार बटा लंब रहेगा उसी का नाम हो गया कोटेंजेंट यानी कि कोटि स्पर्शज्या। किसका अपोजिट है, तो टेन का अपोजिट है, टेन का उल्टा है सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, तो इसको शॉर्ट में SEC मतलब ACC लिया गया, बाकी ANT सब छोड़ दिया गया, इतना पद से छोड़ दिए। तो सेक ए, तो सेक ए देखिए किसका अपोजिट है, तो कोसाइन यानी कि कोजिया, कोजिया का उल्टा है ब्यूकोजिया। तो देखिए ए बी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बाई बी। तो एच क्या है, तो कर्ण है, कर्ण बटा आधार। अब इसी तरह से मतलब सेक क्या है, तो कॉस का उल्टा है ना, ये कोजिया का उल्टा है ब्यूकोजिया। अभी छठा बचा हुआ है साइन का अपोजिट है। तो देखिए इसको शॉर्ट में नाम ऐसे दिया गया कोसेक, यहाँ तक यहाँ से ANT को छोड़ दिया गया, कोसेक ए बराबर ये किसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट है, यानी कि
लंब, यहाँ लंब बटा कर्ण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि एच ऊपरे जाएगा और पी नीचे आएगा, तो इसका हो जाएगा सूत्र कर्ण बटा में लंब। तो देखें, यानी कि जो लंब आधार कर्ण है इसको हम 6 तरीका से डिवाइड कर सकते हैं। या तो p/h कर सकते हैं, p/h कर सकते हैं, या इसका अपोजिट h/p, या तो b/h कर सकते हैं या h/b, इसका उल्टा p/b कर सकते हैं या b/p। तो यानी कि हम लंब आधार कर्ण को 6 तरीका से अनुपात कर सकते हैं और 6 तरीका का सबका अलग अलग नाम दे दिया गया। यही त्रिकोणमितीय अनुपात को हम 6 प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय संबंध के बारे में जानते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन। तो त्रिकोणमितीय रिलेशन क्या है से देखिए, ये तो जानते हैं कि साइन ए का अपोजिट व्युत्क्रम कौन होता है, तो कोसेक ए होता है। कोसेक ए जो है साइन का क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसे हम ऐसे सूत्र बना सकते हैं, इसको तिरछे गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर इधर का बचा 1। तो ये पहला रिलेशन हो गया। ये दूसरा, तीसरा रिलेशन आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि कोसेक ए बराबर इस साइन गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, इसे 1/sin ए। तो देखिए पहला रिलेशन से मतलब इसमें हम 3 तरीका से दर्शा सकते हैं कि साइन कोसेक का व्युत्क्रम है या कोसेक साइन का क्या है, व्युत्क्रम है। तिरछे गुना के तो रिलेशन है। इसी तरह से कोसेक ए 1/sec ए का व्युत्क्रम होता है, कोसेक सेक का व्युत्क्रम होता है या सेक कोसेक का व्युत्क्रम होता है। तो इसी को आप तिरछे गुना करिएगा तो कोसेक कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन हो गया ये लोग में। तीसरा रिलेशन हम क्या दर्शा सकते हैं, तो सेक ए बराबर ये कॉस गुना में तो भागा में जाएगा 1/cos ए। तो देखिए यही कॉस का 3 गो रिलेशन है कि कॉस ए बराबर 1/sec ए लिख सकते हैं, या कॉस ए इंटू सेक ए रहेगा तो वहाँ 1 लिख सकते हैं, या सेक ए बराबर 1/cos ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा रिलेशन आप लोग देखिए tan वाला, कि tan किसका उल्टा होता है, तो cot का होता है। तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/cot a, यानी कि tan का अपोजिट होता है cot a। तो इसको भी उसी तिरछे गुना कर सकते हैं कि tan a इंटू तिरछे गुना किए तो cot a बराबर इधर बचा 1, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि cot a बराबर tan गुना में तो उधर भागा में जाएगा तो 1/tan a। तो देखें तो ये tan का भी 3 गो सूत्र मिल गया, tan और cot के बीच का रिलेशन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे भी एक सूत्र है कि tan a बराबर यहो सूत्र होता है कि sin a/cos a, मतलब कि sin बटा cos के अनुपात को भी बोला जाता है tan। और या फिर ऐसे भी आप cot को इसका अपोजिट होता है tan के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos a बटा sin a के अनुपात को भी आप cot कह सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इस सूत्र को भी नोट कर लीजिए। तो अगला वीडियो में हम आप लोग को 8.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए।